नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अमेरिका और चाइना के रिलेशनशिप को लेके। साथ ही साथ उसमें एक तीसरा एंगल हम लोग भारत का भी देखेंगे, क्योंकि इस समय एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि जो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जिनको आप विदेश मंत्री कह सकते हैं, जिस तरीके से भारत में फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, उसी तरीके से USA में जो है US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं। तो वो इस समय हैं एंथनी ब्लिंकन। तो वो इस समय भारत के दौरे पे आए हुए हैं और इसी दौरान जो है उन्होंने एक ऐसा काम किया है जिसकी वजह से इसको बताया जा रहा है कि USA का जो ये डिसीजन है, ये एक मास्टर स्ट्रोक है चीन के पॉलिसी के ख़िलाफ़ और चीन को काउंटर करने के लिए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ब्लिंकन मीटिंग दलाई लामा रिप्रेजेंटेटिव इन दिल्ली हैज़ 2 मैसेजेस फॉर चाइना। तो अब दोस्तों, बात यही है कि जो ब्लिंकन है उन्होंने मीटिंग की है दलाई लामा के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ। और आप लोग जानते होंगे जो दलाई लामा को रिप्रेजेंट जो करती है वो तिब्बतिन गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल जो है, जो CTA भी जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो जो है काम करती है। और वो लहासा जो आपका जो धर्मशाला है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे वर्क करती है। तो दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि जो दलाई लामा है, इनका जो तिब्बतन बुद्धिज़्म में काफ़ी सर्वोच्च स्थान है और धार्मिक रूप से ये सबसे सर्वोच्च स्थान पे आते हैं। और इनको जो तिब्बतन लोग हैं वो आज भी बहुत ज़्यादा इनको मानते हैं। और अभी भी अगर तिब्बत का जो मूवमेंट जो चल रहा है, वो अगर चल रहा है तो सिर्फ इन्हीं की वजह से चल रहा है, क्योंकि इनके प्रति जो है वो आज भी जो तिब्बतन जो लोग हैं उनके मन में बहुत ही ज़्यादा आस्था है। और इनकी एक इंटरनेशनल नेम और फेम भी है, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं कि 2016 में भी जो है इनसे मिले थे राष्ट्रपति बराक ओबामा, जिस समय वो US के राष्ट्रपति थे। और 2017 में भी इन्होंने एक मीटिंग की थी दलाई लामा के साथ, क्योंकि पर्सनली जो है इनके काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं बराक ओबामा के दलाई लामा के साथ। लेफ़्ट में यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो 2 फ़ोटो लगी हुई हैं। उन 2 फ़ोटो में जो है राइट में जो आपको जो फिगर दिख रही है, ये दलाई लामा की है। और ये जो बगल में आपको दिख रहा है इनके लेफ़्ट हैंड पे, हम लोग के लेफ़्ट हैंड पे, उनके राइट हैंड पे हैं, तो ये हैं पंचन लामा। दोस्तों, जैसे दलाई लामा दोस्तों सबसे सुप्रीम जो रिलीजियस अथॉरिटी है वो दलाई लामा है। तो दलाई लामा के जस्ट जो नीचे की जो अथॉरिटी है वही पंचन लामा है। और देखिए, चाहे दलाई लामा हो चाहे पंचन लामा हो, इनको चुनने की एक स्पेसिफिक जो होती है, एक पद्धति होती है, जिसके आधार पे ही इन लोग का चुनाव किया जाता है। तो जो दलाई लामा इस समय है ये 14th दलाई लामा है। और जो पंचन लामा है ये 10वें लामा पंचन लामा आपको यहाँ फ़ोटो में दिख रहे हैं, जिनकी 1989 में जो है वो डेथ हो गई थी। लेकिन इनकी डेथ के बाद जिनको पंचन लामा इन्होंने घोषित किया दलाई लामा ने, उनको जो है चाइना की जो सरकार थी उसने मानने से मना कर दिया था। और जिसके बाद क्या हुआ था कि चाइना की जो सरकार थी उसने जो है इनका 3 से 4 दिन बाद ही जो है, जब इनकी घोषणा हुई कि अगले जो पंचन लामा हैं वो यही हैं, जिनकी आप यहाँ फिगर भी देख सकते हैं, फ़ोटो यहाँ इनकी राइट हैंड साइड पे जिस बच्चे की आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये 11th पंचन लामा हैं, जिनको जो है 1995 में पंचन लामा घोषित किया था दलाई लामा ने। लेकिन इनको जो है चाइना ने पंचन लामा मानने से इनकार कर दिया और ये पूरे प्रोसेस को ही चाइना ने हाईजैक करके अपना एक नया इन्होंने प्रॉक्सी जो है पंचन लामा यहाँ स्थापित कर दिया। हालांकि तब से जो है विश्व के कई देश, यूरोपियन कंट्रीज, साथ ही साथ अमेरिका वगैरह इस चीज़ की मांग कर चुके हैं कि जो आप असली जो पंचन लामा है उनको आप सबके सामने लाइए। लेकिन 1995 से आज तक जो है वो जो बच्चा था वो कभी भी सामने नहीं आया और उसका क्या हुआ ये कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई थोड़ी कि दलाई लामा और पंचन लामा की। इतनी बातें मैंने आपको बस इसलिए बताएं कि आप लोग को इनकी जो है इम्पोर्टेंस जो है वो पता लगे, क्योंकि जब 1959 तक जब तिब्बत पे पूरा कब्ज़ा कर लिया चाइना ने, तो वहाँ से भाग के इन्होंने तिब्बत का जो मूवमेंट था, तिब्बत की आज़ादी का जो मूवमेंट था, उसको अगर किसी ने ज़िंदा रखा है तो सिर्फ दलाई लामा ने रखा है। और वो भी सिर्फ उनकी रिलीजियस इम्पोर्टेंस की वजह से ही वो मूवमेंट अभी तक ज़िंदा है। क्योंकि जो उनकी जो जनरेशन है, जो उस समय की जनरेशन है, वो तो इस समय बूढ़ी हो चुकी है और नई जनरेशन में उसमें वो इमोशंस और उतनी वो सेंसिटिविटी नहीं है जितनी सेंसिटिविटी जो ओल्डर जनरेशन में है तिब्बत के मूवमेंट को लेके। तो इसलिए अगर इस समय अगर कोई है जो इसको फिर से उसी ताकत के साथ फिर से ज़िंदा कर सकता है तो सिर्फ दलाई लामा है। और
इसके लिए यूएसए और साथ ही साथ इंडिया को ये चाहिए कि अब बढ़ चढ़ के जो है कहीं ना कहीं तिब्बत का जो कार्ड है उसको पूरी तरीके से खेलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, जिस समय खेलना चाहिए था 1959 के समय में, उस समय चाहे भारत हो चाहे यूएसए हो, किसी ने तिब्बत के लोगों का साथ नहीं दिया और ना ही तिब्बत से जो दलाई लामा थे उनका साथ दिया। अदरवाइज़ ये मूवमेंट काफ़ी बड़ा हो सकता था। लेकिन अब इस मूवमेंट को दोबारा फिर से ज़िंदा करने के लिए काफ़ी एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि अब सिर्फ दलाई लामा हैं और दलाई लामा अगर जब तक ज़िंदा हैं तब तक अगर इस चांस को अगर अच्छे से नहीं भुनाया गया तो ये चांस भी बहुत समय बाद डेड हो जाएगा। तो एंटनी ब्लिंकन के इस कदम के बाद अब कहीं ना कहीं चीन को बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लगेगी और उसके बाद अब बहुत ही ज़्यादा चाइना के तरफ से एक एग्रेसिव रिमार्क बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। और अभी तो ये माना जा रहा है कि ब्लिंकन जो हमारे एस जयशंकर हैं विदेश मंत्री, उनके साथ मिल के जल्द ही अफ़गानिस्तान के ऊपर भी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी को तय कर सकते हैं। साथ ही साथ अब कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि भारत और यूएसए मिल के अब चीन को पूरी तरीके से काउंटर करने का मन बना रहे हैं, चाहे वो तिब्बत की पॉलिसी हो या ताइवान की पॉलिसी हो। अब ज़रूरत इस बात की है दोस्तों कि भारत भी इस पे जो है काफ़ी मुखर हो जाए। हालांकि इसके संकेत भी भारत ने देने शुरू कर दिए थे जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 86 जो इनका बर्थडे था दलाई लामा का, उनको जब विश किया तो ये एक बहुत बड़ा एक इनडायरेक्ट रिमार्क था चाइना के लिए, जो अपने जो बॉर्डर पे जो टेंशन है उसको कम नहीं करना चाह रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो ऑफिशियली जो उनको ग्रीट करना था दलाई लामा को, ये 2015 के बाद से पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं चीन को बहुत ज़्यादा नाराज़ नहीं करना चाहते थे। हालांकि उन सब पॉलिसीज़ का कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ ये आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और जो गलवान क्लैश हुआ उन सब में इन सब चीज़ों से क्लियर हो गया कि चाइना को किसी भी तरीके से आप थोड़े समय के लिए डिले कर सकते हैं, लेकिन एक नरम पॉलिसी से, एक सॉफ्ट पॉलिसी से आप ये सोचिए कि आप चीन को अपनी बातों में ले आ लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि दोस्तों अभी चाइना ने क्या किया है कि लहासा से जो न्यांगची है इस प्रोविंस तक इन्होंने क्या किया है कि एक बुलेट ट्रेन को जो है जोड़ दिया है, जो 435 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी। जिसको अगर हम लोग मैप से देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये रहा आपका लहासा और ये लहासा से न्यांगची। आप सोचिए कि ये अरुणाचल प्रदेश का ये वाला जो आपका हिस्सा है, ये देखिए इंडिया का अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश के एकदम जो है वो करीब में इसने बुलेट ट्रेन बना ली है। तो कहीं ना कहीं देखिए चीन के मन में ये है कि वो अपनी एक्सेसिबिलिटी को इतना तेज़ रखना चाहता है कि भारत से युद्ध के समय वो अपने जो सैनिक हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन को जल्द से जल्द पूरा कर सके। और साथ ही साथ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि चीन ने आज तक किसी बड़े इंस्टीट्यूट को इस पूरे रीजन में निवेश तक नहीं करने दिया। और रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ एक, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अरुणाचल को तिब्बत का साउदर्न पार्ट मानता है और इसलिए वो तिब्बत को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानता है। तो अब भारत को भी अपने पॉलिसीज़ में मेजर शिफ्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसको भारत ने भी जो है कहीं ना कहीं अब मैसेज के थ्रू ये सेंड करना शुरू कर दिया है कि अब भारत भी अपनी पॉलिसीज़ को लेके पूरी तरीके से डिफ़र होता जाएगा। बाकी कुछ दिन पहले ही आप लोग को याद होगा कि यूएसए ने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया था ट्रम्प के समय में, कि इन्होंने तिब्बत और तिब्बत के जो रीजन और जो उनके जो लोग हैं उनकी आज़ादी की डिमांड को लेके एक टीपीएसए एक्ट लाया, जिसमें इन्होंने ये प्रावधान किया कि अगले दलाई लामा के चुनाव के जो प्रक्रिया है, अगर उसमें किसी भी तरीके की दखलंदाजी चीन के द्वारा की जाती है, जिस तरीके से उसने पंचन लामा के केस में पूरे प्रोसेस को हाईजैक करके अपना एक प्रॉक्सी पंचन लामा बैठा दिया, अगर वो इस तरीके की कोई कार्रवाई अगर वो नेक्स्ट दलाई लामा के प्रोसेस में करता है तो चीन को यूएसए के सीवियर सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। और अमेरिका जो तिब्बत के लोग हैं वो उन्हीं के द्वारा नेक्स्ट दलाई लामा को चुने जाने की प्रक्रिया का पूर्ण रूप से समर्थन करता है। तो इस एक्ट ने उस समय चीन के बहुत ज़बरदस्त एक सेटबैक दिया था यूएसए की तरफ से। और अब ये जो गतिविधियां और जो भी एक्टिविटीज़ जो अब जो चल रही हैं वो कहीं ना कहीं चीन की पॉलिसीज़ को बहुत बड़ा झटका देने का काम ही कर रही हैं। तो इसलिए दोस्तों अब भारत को भी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका के साथ मिल के वो अपनी नई पॉलिसीज़ को डेवलप करें चाइना को काउंटर करने के लिए। क्योंकि देखिए अगर दलाई लामा नहीं रहे
तो दलाई लामा के ना रहने के बाद तो ये प्रोसेस और ये पूरा मूवमेंट और ये जो गेम है कि आप तिब्बत को किसी तरह यूटिलाइज़ कर सकें, वो सारी चीज़ें आपकी वैसे ही एंड हो जाएंगी और उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि अगर मौका है तो मौका इसी समय है और ये जो मौका है इस समय हाई टाइम में है। तो दोस्तों बाकी आप लोग की क्या राय है? आप लोग अपनी जो राय है ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि भारत को अब अपने तरफ से भी सख्त कदम उठाने चाहिए, नहीं उठाने चाहिए। और जो भी आपकी राय है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।